यो, 久しぶり。राम राम भाई और बहनों। मेरा नाम है शाहिराज और आज आपको मैं सुनाने वाला हूँ कोरिया की सबसे बेहतरीन स्टोरी। स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है गेट्स, डंजन और हंटर के बारे में। तो जब कोई पोर्टल हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया को जोड़ता है तो हम उसे गेट कहते हैं। और इन गेट्स के अंदर डंजन्स यानी कि काल कोठरियाँ हैं जहाँ पर मैजिक बीस्ट रहते हैं और कुछ चुनिंदा लोग ही इन बुरी आत्माओं यानी कि मैजिक बीस्ट से लड़ सकते हैं और जिन्हें हम हंटर कहते हैं। अपना हीरो भी एक हंटर है और उसका नाम है संग जिनवू। अपना हीरो एक ई रैंक हंटर है। हंटर्स को अपनी एबिलिटी के हिसाब से रैंक दिए जाते हैं और उसमें सबसे लोएस्ट आता है ई रैंक हंटर। और अपना हीरो भी एक ई रैंक हंटर है तो वो हर बार लो लेवल डंजन में ही जाता रहता है, लेकिन लो लेवल डंजन में भी वह हर बार इंजर्ड हो जाता है। इसलिए दूसरे हंटर ने उसे एक टाइटल दिया है, द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड, मतलब कि मानव जाति का सबसे कमजोर हंटर। वीकेस्ट हंटर होने के बावजूद वह डंजन में क्यों जाता रहता है और क्या उसकी ऐसी मजबूरी है वह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्टोरी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक सियोल शहर में। हमारा हीरो बैग लेकर कहीं जाते हुए दिखाई देता है। वह मन में सोचता है कि कोई नॉर्मल इंसान के मुकाबले तो मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मुझे हंटर कहना एक शर्मिंदगी होगी क्योंकि लोएस्ट रैंक डंजन में भी मैं हर बार इंजर्ड हो जाता हूँ। कई बार तो मैं मौत से भी मुकाबला कर चुका हूँ। मुझे हर बार अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। मैं ये खतरनाक जॉब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। हंटर एसोसिएशन से जो मुझे पैसे मिलते हैं मैं उससे अपनी बीमार माँ के इलाज में यूज करता हूँ। और मैं अभी अभी हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो हंटर बनने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। ये सोचते सोचते हमारा हीरो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जा पहुंचता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें और दो बंदे से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक होते हैं मिस्टर किम और एक होते हैं मिस्टर पार्क। मिस्टर किम पार्क को बुलाते हैं और कहते हैं, तूने तो हंटर का बिजनेस छोड़ दिया था तो तू यहाँ कैसे आ गया? अरे किम भाई, आपको पता नहीं है मुझे दूसरा बेटा होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पैसे जमा करने के लिए आया हूँ। सही कहा मिस्टर पार्क, जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है। हाँ मिस्टर किम, और मुझे तो चिंता हो रही है क्योंकि मेरी स्किल इतनी भी अच्छी नहीं है और मैंने तो बहुत पहले रेड की थी। ब्रेक लेने की वजह से शायद मेरी स्किल खराब हो गई होगी। और तभी वहां पर अपने हीरो को आते हुए देख आसपास के लोग खुश होते हैं। और तभी मिस्टर किम भी उसे पूछते हैं कि मिस्टर संग तुमने खाना खाया कि नहीं? तो अपना हीरो कहता है कि हाँ मिस्टर किम, मैंने खाना खा लिया है, पूछने के लिए धन्यवाद। यह सब देखकर मिस्टर पार्क हैरान हो जाते हैं और मिस्टर किम से पूछते हैं कि ये हंटर क्या सबसे ताकतवर है जो इसे देखकर सब खुश होए जा रहे हैं? मिस्टर किम मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, तुम उसे नहीं जानते क्योंकि तुम्हारे क्विट करने के बाद ही वो आया था। उस बंदे को हमने टाइटल दिया है मानव जाति का सबसे कमजोर हंटर। मिस्टर पार्क हैरान होकर पूछते हैं, सबसे कमजोर, सबसे ताकतवर नहीं? तो मिस्टर किम बोलते हैं, सबसे ताकतवर तो हम एस रैंक हंटर को बोलेंगे, जैसे कि चोई जोंग इन है। संग तो सबसे कमजोर है, वह हर बार ई रैंक गेट में भी इंजर्ड हो जाता है। शायद हम सबसे वो कमजोर है। मतलब आज वो यहाँ आया है, इसका मतलब तो यही है कि आज का डंजन बहुत ही इजी होने वाला है। खैर जाने दो, वो हमें सुन लेगा। ऐसा बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी अपना हीरो मन में सोचता है कि मैंने तो ऑलरेडी सब सुन लिया है, इन लोग को क्या पता मेरी मजबूरी के बारे में। मुझे मेरी माँ के हॉस्पिटल के बिल भी भरने होते हैं। और फिर अपना हीरो पास वाली कॉफी शॉप में जाता है और एक कप कॉफी मांगता है। तो उसका नसीब तो देखिए इतना खराब है कि कॉफी भी खत्म हो जाती है। वह ऊपर देख के सोचता है कि हे भगवान, क्या मेरे एक कप कॉफी भी नहीं पी सकता? उसे देखकर कॉफी वाला बोलता है कि मिस्टर संग, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको एक कॉफी भी नहीं पिला पाया। तो अपना हीरो बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ तो ऐसा रोज रोज होता है। तभी पीछे से उसे एक लड़की की आवाज सुनती है। जिनवो, तुम फिर से घायल हो गए? तो अपना हीरो बोलता है कि अरे जूही, तुम भी इस रेड में आने वाली हो? तो जूही बोलती है, हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? तो अपना हीरो बोलता है, कोई नहीं, बस छोटी मोटी चोट है। लास्ट टाइम मैं ई रैंक डंजन में गया था तो मैं अकेला ही था जिसको ये चोट लगी। बाकी सारे हंटर वैसे के वैसे ही बाहर आए थे। बाकी सारे हंटर हाई रेटिंग वाले थे, तो वो अपने साथ हीलर नहीं लेके गए थे, तो किसी ने मुझे हील भी नहीं किया। जूही बोलती है, लेकिन उन हंटर्स को अपने साथ एक हीलर तो ले जानी चाहिए थी। तो अपना हीरो बोलता है कि नहीं सब ठीक है, मेरी ही गलती है क्योंकि मैं सबसे कमजोर हूँ, मुझे तो इस सब की आदत हो गई है। खैर चलो अब हमें गेट के अंदर जाना चाहिए। तो जूही बोलती है, ठीक है, चलो। तभी वह सारे हंटर इकट्ठे होते हैं। उसमें से एक बंदा जिसका नाम है मिस्टर सॉन्ग, वो बोलता है, शायद आज हम जैकपॉट हिट कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि किसी को एतराज ना हो तो हम एक पार्टी क्रिएट करते हैं और मैं पार्टी का लीडर बन जाता हूँ ताकि अंदर मैजिक बिस से लड़ने में आसानी हो जाए। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, मिस्टर सॉन्ग, आप तो यहाँ पर सबसे ताकतवर हो, तो मैं तो आपके डिसीजन से सहमत हूँ। धीरे धीरे मिस्टर पार्क
और बाकी हंटर भी मिस्टर सॉन्ग को पार्टी लीडर बनने में सहमति देते हैं। अपना हीरो भी हंसते हुए बोलता है, हाँ मिस्टर सॉन्ग, आप ही हमारे पार्टी लीडर हैं। फिर सारे हंटर मिलके गेट के अंदर जाते हैं। तभी मिस्टर किम संग को बोलते हैं कि हमारे पीछे ही रहना ताकि तुम इंजर्ड ना हो जाए। अपना हीरो भी हंसते हुए कहता है, जी हाँ मिस्टर किम। गेट के अंदर जाते हुए अपना हीरो सोचता है कि आज तो मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगा। और अपना हीरो भी गेट के अंदर एंटर करता है। और भाई और बहनों, इसी के साथ हमारे चैप्टर 1 की होती है समाप्ति। राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। शुरू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि सारे हंटर गेट के अंदर जा रहे हैं। तभी वह कॉफी वाला सोचता है कि यार मुझे बुरा लग रहा है, मैंने जिंदू को एक कप कॉफी भी नहीं दी। वह बंदा सबसे कमजोर है, पता नहीं आज उसका क्या होगा। मैंने सुना है आज का डंजन डी रैंक का है। मुझे हंटर एसोसिएशन के साथ काम करते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन मैंने आज तक उसे बिना इंजर्ड हुए गेट के बाहर आते हुए नहीं देखा है। खैर, यह बस एक डी रैंक का डंजन ही तो है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। वहां दूसरी तरफ गेट के अंदर हमें बताया जाता है कि अपना हीरो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका है। जूही इसे हील कर रही होती है और बोलती है, ऐसे ही लड़ते रहोगे तो एक दिन तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अपना हीरो उसे माफी मांगता है। मैं ये तुम्हारी माफी सुनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है इसीलिए बोल रही हूँ। दूसरी तरफ हमें मिस्टर सॉन्ग की फायर पावर और मिस्टर किम की तलवारबाजी दिखाई जाती है। यह सब देखकर जूही सोचती है, चलो लगता है ये रेड अभी खत्म ही होने वाली है। तभी अपना हीरो पीछे मुड़कर देखता है कि सारे हंटर बात कर रहे हैं। मिस्टर किम बोलते हैं, मिस्टर पार्क, तुम में तो अभी भी बहुत दम है। मिस्टर पार्क बोलते हैं, अरे ये तो मेरे लिए बहुत आसान था। तो पार्टी लीडर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, अब लगता है कि ये वाला डंजन खत्म ही होने वाला है। तभी जूही अपने हीरो से पूछती है, ऐसा क्या रीजन है कि तुम हंटर बनना छोड़ नहीं सकते? तो अपना हीरो हंस के बोलता है, अरे ये तो मैं सिर्फ अपनी हॉबी के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं घर पे बैठा रहूंगा तो बोर होकर मर जाऊंगा। तभी अपना हीरो मन में सोचता है, अगर मैंने इसे अपनी मजबूरी बता दी तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी। तो जूही बोलती है, इसी हॉबी के चक्कर में रहोगे तो एक दिन परलोक में रेड करते दिखोगे। अपना हीरो ये सुनकर हंसने लगता है। तो जूही गुस्सा होकर बोलती है, हंसना बंद करो वरना तुम्हारा जख्म खुल जाएगा। तभी हमें पार्टी लीडर मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि आप किसी बिस्ट को मारते हो तो आपको एक चमकीला पत्थर मिलेगा। अगर आप किसी सी रैंक बिस्ट को मारते हो तो आपको एक चमकीला पत्थर मिलता है जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ वॉन जितनी है। भाई और बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वॉन एक कोरियन करेंसी है। हालांकि एक ई रैंक हंटर जैसे कि अपना हीरो है, वो कभी भी सी रैंक मैजिक बिस्ट को नहीं मार सकता। स्टोरी में हमें बताया जाता है कि अपने हीरो के हाथ में एक चमकीला पत्थर होता है और उस पत्थर को देखकर वह सोचता है, क्या मैं इस ई रैंक के चमकीले पत्थर के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और उदास होकर वो बोलता है, ऐसे मामूली से रिवॉर्ड के लिए मैं अपनी जान दांव पर लगाता हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी पैसे नहीं कमा पाऊंगा। तभी दूसरे हंटर्स को एक गुफा दिखाई देती है। वहां पर दूसरी एक गुफा को देखकर पार्टी लीडर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, अरे ये तो एक डबल डंजन है। तो डबल लेयर डंजन भी होते हैं सच में। तभी वह अंधेरी गुफा में अपना फायरबॉल फेंकते हैं। वह फायरबॉल काफी दूर तक जाके टकराता है। तो हमें मालूम होता है कि गुफा काफी गहरी है। तब मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, देखो दोस्तों, ये गेट तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम इस डंजन के बॉस को नहीं हरा देते। आमतौर पर तो हमें एसोसिएशन को पहले रिपोर्ट देनी होती है और उसको निर्णय का वेट करना होता है, लेकिन इतनी देर तक हम रुके तो दूसरे हंटर आ जाएंगे और शायद वो हमसे पहले ही बॉस को मार दे। अगर ऐसा हो गया तो हमारा प्रॉफिट काफी कम हो जाएगा। हम सब एक काम करते हैं, अंदर जाकर बॉस से खुद ही निपट लेते हैं। यह खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन अंदर जाने से पहले हम 17 हंटर इस पर एक बार वोटिंग कर लेते हैं। जिसको भी अंदर जाना होगा वो हाँ बोलेगा, जिसको भी अंदर नहीं जाना होगा वो मना कर सकता है। पर जो भी डिसीजन आएगा उसको बाद में सबको मानना होगा। मिस्टर किम और मिस्टर पार्क तुरंत हाँ बोलते हैं कि हाँ हम तो जाएंगे अंदर। और धीरे धीरे बाकी सारे हंटर भी अपना वोट देने लगते हैं। जूही अपने वोट में कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं अंदर जाना नहीं चाहती। सबके वोट को जोड़ने के बाद पार्टी लीडर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, हमारे पास 8 हाँ के वोट है और 8 ना के वोट है। अब सारे हंटर संघ की ओर देखने लगते हैं क्योंकि अपने हीरो का ही वोट बाकी था। उसका वोट ही आज तय करेगा कि लोग अंदर जाएंगे या नहीं। तभी अपना हीरो मन में सोचता है, मेरे पास कोई सेविंग भी नहीं है और मुझे जल्द ही अपनी छोटी बहन को कॉलेज में भेजना है। और हाँ, मुझे अपनी माँ के हॉस्पिटल बिल भी तो भरने हैं। मुझे ये सब अपने परिवार के लिए करना ही होगा। ऐसा सोचते ही अपना हीरो जोर से चिल्लाता है, हाँ मैं भी अंदर जाऊंगा।
और भाई और बहनों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 होता है खत्म। राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हंटर्स गुफा में एंटर कर चुके हैं। तभी वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। क्या हम बहुत दूर तो नहीं आ गए? हम करीब 40 मिनट से चल रहे हैं और बॉस को हराने के बाद ये गेट 1 घंटे में बंद हो जाएगा, तो हम अंदर फंस भी सकते हैं। स्टोरी के आगे हमें बताते हैं कि अपना हीरो जूही को कहता है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें अंदर आना पड़ा। तो जूही बोलती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तो हीरो बोलता है, क्या तुम पक्का ठीक हो? नहीं, सच बताओ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। क्या तुम पागल हो? थोड़ी देर पहले तो तुम मरते मरते बचे हो और तुम्हारे हाथ पैर को मैंने काफ़ी मुश्किल से हील किया है। तुम हाँ कैसे कह सकते हो? तुम्हारे सर पर भी चोट लगी है क्या? यह सुनकर अपना हीरो सिर्फ जूही से माफ़ी मांगता है और मन में सोचता है, मैंने शायद अंदर जाने के लिए हाँ इसीलिए किया है क्योंकि मुझे पता है कि जूही एक बी रैंक हीलर है। मैं उसका बहुत आभारी हूँ। तभी जूही बोलती है, अगर तुम सच में माफ़ी मांगना चाहते हो तो मुझे किसी दिन डिनर पर ले जाना। तभी अपना हीरो शॉक हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता। क्या तुम मेरे साथ खाना खाना नहीं चाहते? तो अपना हीरो बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा। कि तभी किसी हंटर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, देखो ये तो बॉस का अड्डा आ गया। मुझे नहीं लगता कितना बड़ा दरवाज़ा मैंने ज़िंदगी में कभी देखा होगा। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, अरे मुझे तो ये जगह काफ़ी खतरनाक लग रही है। तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं कि अरे हाँ मुझे भी यार ऐसा ही लग रहा है। तो पार्टी लीडर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, अरे क्या तुम इतने आगे आकर खाली हाथ लौटना चाहते हो? ऐसा मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। जिसको भी वापस जाना है वो जा सकता है। अगर कोई नहीं आएगा तो मैं अकेला अंदर जाऊंगा। तभी दूसरे हंटर सोचते हैं कि ये पार्टी लीडर मिस्टर सॉन्ग तो बहुत हाई रैंक वाले हैं। वो तो काफ़ी बार सी रैंक डंजन में भी जा चुके हैं और ये तो एक मामूली सा डी रैंक डंजन है। अगर वो 60 साल के नहीं होते तो शायद कोई बड़ी गिल्ड में काम कर रहे होते। शायद हमें मिस्टर सॉन्ग पे भरोसा करना चाहिए और उनके साथ खड़े रहना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग दरवाज़ा खोलते हैं और सारे हंटर एक एक करके अंदर जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं कि अचानक अंदर सारी मसाले जल उठती है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि मैंने ऐसा डंजन अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। लगता है काफ़ी टाइम से इस डंजन में कोई आया नहीं है और इन स्टैचूज में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। सभी स्टैचूज के हाथ में अलग अलग हथियार है। कुछ स्टैचू के हाथ में तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी है। ये स्टैचूज इतने सारे हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। कि तभी अपना हीरो एक बड़े से स्टैचू को देखकर बोलता है, अरे वाह इतना बड़ा स्टैचू, क्या यही स्टैचू तो डंजन का बॉस नहीं है? तभी कोई हंटर बोलता है, अरे नहीं नहीं, ये तो बस एक स्टैचू है। आसपास में हंटर बात कर रहे हैं कि अजीब है, यहाँ पर तो एक भी मैजिक विश नहीं दिख रहा। तभी पार्टी लीडर मिस्टर सॉन्ग एक अजीब से सर्कल को देख रहे होते हैं। तभी पीछे से एक हंटर की आवाज़ आती है, मिस्टर सॉन्ग यहाँ आइए, यहाँ कुछ लिखा है, ये आपको देखना ही चाहिए, आ जाइए मिस्टर सॉन्ग, जल्दी आइए। फिर सारे हंटर उस लिखावट के सामने खड़े हो जाते हैं और पार्टी लीडर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, अरे ये तो काटेरन मंदिर की आज्ञाएं हैं। इसमें लिखा है कि 1. तुम्हें भगवान की आराधना करनी होगी, 2. तुम्हें भगवान की स्तुति करनी होगी और 3. तुम्हें अपना विश्वास सिद्ध करना होगा। तभी जूही अपने हीरो को खींचती है, वहाँ देखो जिनू, मुझे लगा कि उस पुतले की अभी अभी आंखें हिली। तभी अपना हीरो बोलता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अचानक वो हीरो मन में सोचता है, मुझे भी कुछ अजीब सी फीलिंग तो आ ही रही है, मानो जैसी कुछ गड़बड़ होने वाली हो। तभी पार्टी लीडर मिस्टर सॉन्ग आज्ञाओं को पूरा करके कहते हैं, जो भी इस आज्ञाओं को नहीं मानेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कि अचानक पीछे से दरवाजे बंद हो जाते हैं और सारे हंटर पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या ये दरवाजे बंद कैसे हो गए? तभी एक हंटर बोलता है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम सारे बॉस को मार देना और जो भी खजाना मिले वो अपने पास ही रख लेना, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा बोल के वो हंटर जाने लगता है और दरवाजे के पास जैसे ही वो जाता है मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हैं, रुक जाओ, दरवाजे के हैंडल को मत छूना। लेकिन उतने में एक जोरदार आवाज़ आती है, दरवाजे पर खून ही खून लग जाता है और तब भी हम देखते हैं कि दरवाजे के पास वाला स्टैचू उसने एक ही झटके में उस हंटर को मार गिराया है। वो स्टैचू वापस उसी पोजीशन में खड़ा हो जाता है। यह देखकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं और मिस्टर पार्क चिल्लाते हैं, क्या यह चीज़ भी हिल रही है? क्या अब हमें इससे लड़ना पड़ेगा? जूही भी काफ़ी डर जाती है। अपने हीरो को जूही की बात याद आती है, जब जूही ने कहा था कि इस पुतले की आंखें हिल रही है। अपना हीरो तुरंत पीछे मुड़ता है और स्टैचू की आंख में आंख मिलाता है। कि तभी यहाँ पर चैप्टर 3 की समाप्ति हो जाती है। राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। शुरू करते हैं चैप्टर 4। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि उस स्टैचू को हिलते हुए देख सारे हंटर कैसे डर जाते हैं
तभी अपना हीरो मन में सोचता है कि जो बंदा अभी अभी मरा है उसका रैंक क्या था, क्या वो डी रैंक का था? अगर वो डी रैंक का था मतलब कि वो मुझसे भी ताकतवर था, बट उसको ये स्टैचू ने एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। लेकिन ये तो एक डी रैंक का डंजन है ना, तो मैंने कभी भी एक डी रैंक डंजन में इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर नहीं देखे। तभी पार्टी लीडर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, अगर यहाँ पर सारे स्टैचू हिल सकते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो वाला स्टैचू भी हिलेगा। अब सारे हंटर्स उस सबसे बड़े वाले स्टैचू को देखते हैं। अपना हीरो भी उस स्टैचू के सामने खड़ा होता है और तभी वो सोचता है, ये पहली बार नहीं है कि जहाँ मैं लाइफ और डेथ के सिचुएशन में आया हूँ। इससे पहले भी मेरे सामने ऐसे कई बार सिचुएशन आ चुके हैं। एक बार तो मैं अपनी पार्टी से अलग हो गया था और अपनी पहली ही रेड में खो गया था, और एक बार तो एक मामूली से ई रैंक बिश ने मुझ पे पीछे से हमला कर दिया था, तब भी मैं कई हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती रहा था। एक बार तो मेरे पास खाना भी खत्म हो गया था जब मैं एक भूल भुलैया में फंस गया था। हालांकि ये सब लो लेवल डंजन में हुआ था, फिर भी मुझे हर बार अपनी जान को दांव पर लगाना पड़ रहा था। जब भी दूसरे हंटर को चमकीले पत्थर मिलते हैं तो वो उनको बेचकर पैसे कमाते हैं और नए हथियार लाते हैं ताकि वो और ज़्यादा ताकतवर बन सके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा हथियार तो बस मेरा ये शरीर है। अगर मैं कोई छोटा मोटा हथियार खरीद भी लूँ तो वो आगे चल के टूट ही जाएगा, लेकिन जब तक मुझे कोई सीरियस इंजरी नहीं होती मेरी ये बॉडी तो हीलर की मदद से रिकवर होती रहेगी। लोगों ने कई बार मेरा मजाक उड़ाया है, मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है, फिर भी मैं ऐसा काम करता रहा जिसने मेरी आत्मा को छिन्न भिन्न कर दिया है। पर शायद उसी वजह से मैंने ये तुरंत नोटिस कर दिया, और तभी हम देखते हैं कि अपने हीरो ने कुछ नोटिस किया है और वो अचानक से चिल्लाता है, सभी नीचे झुक जाओ। अपने हीरो को ऐसे चिल्लाते हुए देख बाकी के हंटर हैरान हो जाते हैं, और तब अचानक से उस बड़े से पुतले की आंखों से एक बड़ा सा फ्लैश निकलता है। फ्लैश इतना भयानक होता है कि मानो सूरज की आग हो। अपना हीरो जूही को पकड़कर नीचे झुक जाता है। थोड़ी देर बाद वह बड़ा सा पुतला अपना फ्लैश बंद करता है। तभी एक एक करके सारे हंटर्स खड़े होते हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम? हाँ मैं भी ठीक हूँ। तभी एक लेडी हंटर एक कटे हुए हाथ को देखकर चिल्लाती है, अगर संग चिल्लाया नहीं होता तो आज हम सब मर जाते। जूही इतनी डर जाती है कि डर के मारे कांपने लगती है। तभी पार्टी लीडर मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हैं कि सब जहाँ हो वही खड़े रहना, अगर कोई भी खड़ा हुआ तो वो पुतला हम पर वापस हमला करेगा। मिस्टर सॉन्ग की बात सुन के बाकी के हंटर वहीं बैठे रहते हैं। मिस्टर सॉन्ग अपने हीरो को बताते हैं कि जूही भले ही एक बी रैंक हीलर है, पर वो ऐसी डरावनी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए वो हर बार आसान से डंजन में ही जाती है। पर ये वाला डंजन मुझे जरा भी आसान नहीं लग रहा। हम पर जब हमला हुआ था तब जो लोग हिले थे वो सारे मर गए, पर जिन्होंने तुम्हारी बात सुनी और नीचे झुक गए वो सारे बच गए हैं। अपना हीरो बोलता है कि मुझे बस खतरा महसूस हुआ इसलिए मैं चिल्लाया। लेकिन तभी अपने हीरो की नज़र मिस्टर सॉन्ग के हाथ पर जाती है। वो कटा हुआ हाथ किसी और का नहीं परंतु अपने पार्टी लीडर मिस्टर सॉन्ग का ही था। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, इतना दर्द तो मैं सह लूँगा, बस मेरा खून बंद करने में मेरी मदद करो। मैं इससे पहले एक दो बार बी रैंक डंजन में जा चुका हूँ, लेकिन ये जगह तो मुझे बिल्कुल भी बी रैंक डंजन नहीं लग रही। बी रैंक डंजन में तो इतने ताकतवर मॉन्स्टर होते ही नहीं है जो किसी को एक ही झटके में मार गिराए। ये डंजन शायद ए रैंक का है या फिर शायद एस रैंक का भी हो सकता है। अभी अपने हीरो को वो आज्ञा याद आती है जो कार्टेनॉन मंदिर में लिखी हुई होती है। 1. तुम्हें भगवान की आराधना करनी होगी। 2. तुम्हें भगवान की स्तुति करनी होगी। और 3. तुम्हें अपना भरोसा साबित करना होगा, और जो भी इस आज्ञाओं को नहीं मानेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तभी अपना हीरो बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग, उस आज्ञाओं में जो भगवान का जिक्र था वो भगवान क्या ये पुतला तो नहीं है? मिस्टर सॉन्ग भी उस पुतले को देखकर बोलते हैं कि लग तो ऐसा रहा है कि थोड़ी ही देर में हमारा सर्वनाश हो जाएगा। और तभी इसी के साथ होती है हमारे चैप्टर 4 की समाप्ति। राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चले शुरू करते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें वापस से बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि गेट्स किसे कहते हैं। गेट्स उसे कहते हैं जो हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया को जोड़ते हैं। ये गेट्स पहली बार 10 साल पहले प्रकट हुए थे, तब से ऐसी घटनाएं चालू हुई है। शुरू में कुछ लोगों के पास अचानक से कुछ शक्ति आ गई थी, उनको हम हंटर के नाम से जानते हैं। उन लोगों में से एक अपना हीरो भी था जिसके पास भी थोड़ी बहुत शक्ति आ गई थी, लेकिन उसकी शक्तियाँ इतनी कम थी कि उसे ई रैंक का दर्जा मिला। ऐसे हंटर्स कई बार गेट के अंदर जाते हैं और मैजिक बिट से लड़ते हैं, लेकिन कुछ बार उनका सामना बहुत ही भयानक मॉन्स्टर के साथ हो जाता है जो आपको बहुत ही निराशा में डाल सकते हैं। अब यहाँ से हम वापस स्टोरी में आते हैं। अपना हीरो मिस्टर सॉन्ग को बोलता है, क्या आप पक्का ठीक हो जाओगे? आपका खून बहना तो अभी तक बंद नहीं हुआ है। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, हाँ मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है।
मुझे लगा था कि यह डंजन बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं अपने पास सिर्फ 3 हीलर लाया हूँ, जिसमें से एक का तो उस हमले के बाद कोई भी नामो निशानी नहीं बचा है, और एक वहाँ बैठा हुआ है, वह भी बहुत डरा हुआ लग रहा है। और बी रैंक हीलर जूही ने भी ऐसा कुछ पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे अभी कोई हीलिंग मिलेगी। और वैसे भी हम ऐसे ओपोनेंट के सामने कर भी क्या सकते हैं। एक बार चीज़ें शांत हो जाने दो, फिर सोचते हैं कि यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं। हालांकि वो इतना आसान भी नहीं होगा। तभी दूसरे हंटर्स बोलते हैं कि ये तो सिर्फ डी रैंक डंजन था ना, हमारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तभी अपना हीरो सोचता है कि अगर हम ज़्यादा हिले तो हम मर जाएंगे, और हम कुछ भी करके दरवाजे के पास पहुंच भी गए तो वहां पर भी एक पुतला है जो दरवाजे के पास ही खड़ा है। मतलब मुझे लगता नहीं कि आज ये लोग हमें बाहर जाने देंगे। तभी एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है, मैं ऐसे तो नहीं मरने वाला, मैंने अभी अभी एक बड़े से गिल के साथ साइन किया है। ऐसा बोल के यह हंटर वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है कि तभी मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हैं, क्या कर रहा है बेवकूफ, वहां से हिल मत। तभी वह हंटर कहता है कि मैं इतना फास्ट हूं कि सामने भले जो कोई भी हो, मुझे भरोसा है कि मैं बाहर निकल ही जाऊंगा। मैं एक ही झटके में इस दरवाजे को तोड़ दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। और ऐसा बोलकर वह जंप मारता है और गेट की ओर तेजी से भागने लगता है। तभी उस बड़े से पुतले की आंख से फिर से एक लेजर बीम छूटती है और उस हंटर को जलाकर खाक कर देती है। यह देख के अपना हीरो और मिस्टर सॉन्ग काफी हैरान हो जाते हैं। कुछ हंटर चिल्लाते हैं तो कुछ हंटर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हमारा हीरो बोलता है, क्या इसका मतलब यह है कि ये लोग चाहे तो हमें कभी भी खत्म कर सकते हैं। मिस्टर सॉन्ग भी बोलते हैं, हाँ वो चाहे तो हमें कीड़े मकोड़े की तरह कुचल सकते हैं। तभी अपना हीरो बोलता है कि अगर वे हमें इतनी आसानी से मार सकते हैं तो अभी तक मारा क्यों नहीं है। और वो मन में सोचता है कि ये लोग उन मैजिक बिस्ट जैसे नहीं है जो हंटर को देखते ही मारने लग जाते हैं। एक पुतला जो दरवाजे के पास जाते ही हमको मारता है, और एक भगवान जैसा स्टैचू जिसकी आंखों से लेजर बीम निकलती है। इनके हमले कुछ नियमों के सेट पर आधारित है। नियम? क्या इसका मतलब यह है कि इस कमरे में कुछ नियम है? अरे हाँ, वो कार्टेनर मंदिर की आज्ञाएं। मिस्टर सॉन्ग, वो पहली वाली आज्ञा क्या थी? तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि आज्ञाएं? मुझे तो लगता है पहले ये था कि तुम्हें भगवान की आराधना करनी चाहिए। तभी अपना हीरो सोचता है कि भगवान की आराधना? मिस्टर सॉन्ग, मुझे लगता है कि कुछ रूल्स है इस डंजन में। तो मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? तो अपना हीरो बोलता है, नहीं मिस्टर सॉन्ग, अगर जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला स्टैचू हर किसी हिलती चीज को अटैक नहीं कर रहा है। इसी क्लिफ हैंगर के साथ हमारे चैप्टर 5 की होती है समाप्ति। राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 6। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जिन्हू के दिमाग में कुछ चल रहा होता है और मिस्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि तुम्हारी आंखें देखकर मुझे लगता है कि तुमने अभी भी आशा नहीं छोड़ी है। जिन्हू धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है। उसे खड़े हुए देख वो पुतला आंखों से वापस लेजर बीम छोड़ने की कोशिश करता है कि तभी जिन्हू वापस झुक जाता है और स्टैचू को देखकर सोचता है कि ये वाला स्टैचू अगर तुम किसी निश्चित ऊंचाई के ऊपर जाओगे तभी अटैक करता है। मुझे अब पहली आज्ञा का मतलब समझ आ रहा है। और अपना हीरो चिल्लाता है, तभी इस भगवान की मूर्ति के सामने झुक जाओ। क्या तुम पागल हो गए जिनू? क्या मतलब कि झुक जाओ? मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि तुमको कुछ पता चल गया है ना जिन्हू? जिन्हू कहता है, हाँ मिस्टर सॉन्ग, ये स्टैचू तब हमला करेगा जब आप किसी निश्चित ऊंचाई से ऊपर खड़े हैं। अगर आप झुक जाओगे तो ये हमला नहीं करेगा। तुम्हें भगवान की आराधना करनी होगी, इसका मतलब तो यही निकलता है। तो आप अपने आप को नीचे झुकाए और प्लीज इस मूर्ति के सामने झुक जाइए। मुझे आशा है कि ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है। नहीं, अभी के लिए तो नहीं है। चलो ठीक है, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। और एक एक करके सारे हंटर उस भगवान की मूर्ति के सामने झुक जाते हैं। क्या हम इससे बच जाएंगे? तभी मिस्टर पार्क भी सोचते हैं, क्या जिन्हू कह रहा है कि हम जिंदा बाहर निकल सकते हैं? जूही भी उस मूर्ति के सामने झुक जाती है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही कांप रही होती है। और तभी हमें बताते हैं उस मूर्ति की आंखों की रोशनी जा चुकी है, और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि उस मूर्ति का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है और हमें उस मूर्ति की एक भयानक सी स्माइल दिखाई देती है। मिस्टर पार्क कहते हैं, अरे इसके चेहरे को क्या हो गया? अपना हीरो सोचता है, पहले हमले में कितने लोग मारे गए और अभी कितने लोग बचे हैं, और कितनी देर हमें इस मूर्ति के सामने झुकना होगा। तभी मिस्टर पार्क थोड़े खड़े होते हैं और बोलते हैं, अरे मुझे लगता है कि इसका हमला रुक गया है। रुक जाओ, मुझे लगता है कि ये वापस हमला कर सकता है। देखो मैं कह तो रहा हूं ये वापस हमला नहीं करेगा। यह सुन के सारे हंटर्स खुश होकर बोलते हैं, हाँ हम बच गए, मुझे लगता है कि हम बच गए। तभी हीरो सोचता है कि नहीं, अभी नहीं। और अचानक से सब हिलने लगता है, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। और हम देखते हैं वह भयानक भगवान जैसी मूर्ति खड़े होने की कोशिश करती है
और अपना पैर जमीन पर रखती है। क्या ये अभी भी खत्म नहीं हुआ? हमें इस चीज से लड़ना तो नहीं होगा ना? मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, संग संग तुम्हारे पास और कोई रास्ता है क्या? अपना हीरो उस मूर्ति को देखते रहता है और बोलता है, मुझे भी नहीं पता मिस्टर सॉन्ग कि अब करना क्या है। अपना हीरो थोड़ा सोचकर चिल्लाता है, ये वाला डंजन कुछ नियमों के सेट से बना है। हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए और दूसरा हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब यही करना चाहिए। तो उसमें से एक हंटर आगे आता है और कहता है, अगर हमें भगवान की स्तुति ही करनी है तो मैं चर्च में पादरी रह चुका हूँ, मुझे भजन गाना आता है। और वह हंटर उस पुतले के सामने खड़ा होकर बोलता है, हे भगवान, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी आत्मा को शांति दे और मुझ पर अपनी कृपा बरसाए। मेरे अंदर जो भी खामियां हैं उनको दूर कीजिए। भगवान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे प्लीज आप अपनी शरण में ले लीजिए। क्या ये जवाब दे रहा है? तभी अपना हीरो सोचता है कि नहीं, ये हंटर तो किसी और भगवान की पूजा कर रहा है। इतने में ही वह मूर्ति उस हंटर को कुचल देती है और यहाँ पर होती है चैप्टर 6 की समाप्ति। राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वह बड़ी सी मूर्ति आगे आकर उस पादरी को कुचल देती है। यह देखकर कुछ हंटर्स चिल्लाने लग जाते हैं। मिस्टर कीम और मिस्टर पार्क भागने लग जाते हैं। एक लेडी हंटर डर के मारे वहीं बैठी रहती है, तो वह भी उस मूर्ति के द्वारा कुचल दी जाती है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, एक साथ रहना बहुत ही खतरनाक है, चलो हम अलग अलग हो जाते हैं। पर अपना हीरो मन में सोचता है कि मैं जूही को ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता। और तभी मिस्टर पार्क यह सब देखकर सोचते हैं, मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, हमारे अब 2 बच्चे हो जाएंगे, तो मुझे जितना हो सके उतना पैसे कमाने हैं। मैं घर से सोचकर निकला था कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। मिस्टर पार्क सोचते सोचते एक जगह पर रुकते हैं और बोलते हैं, मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, है ना? तभी मिस्टर किम चिल्लाते हैं, पार्क तुम्हारे पीछे देखो, पीछे तो देखो। तभी हम देखते हैं कि पार्क किसी पुतले के पास खड़ा है और वो पुतला एक ही झटके में मिस्टर पार्क को बीच में से काट देता है। पल भर में पार्क के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अपना हीरो मन में सोचता है कि तुम्हें भगवान की स्तुति करनी होगी, तुम्हें भगवान की स्तुति करनी होगी, तुम्हें भगवान की स्तुति करनी होगी। पर हमारे पास इस चीज की स्तुति करने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये चीज तो एक राक्षस है, राक्षस। हमारे पीछे एक राक्षस है और हमारे आगे इतने सारे हिलते हुए पुतले हैं। अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो हम पर हमला करते हैं और उन सबके हाथ में भाला, तलवार, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, धनुष और कुछ के हाथ में तो इंस्ट्रूमेंट भी है। हम उनके नज़दीक भी नहीं जा सकते और उनसे भाग भी नहीं सकते, तो हम करें तो करें क्या? तभी अपने हीरो को सोचता है कि कुछ लोगों के हाथ में तो इंस्ट्रूमेंट है, तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट से भी हम पर हमला करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिन पुतलों के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है वह हिल भी सकते हैं। यही सोचकर अपना हीरो चिल्लाता है, सभी लोग जिन जिन पुतलों के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उनके पास चले जाए। जिन्हू की बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग एक पुतले के पास जाते हैं तो वो पुतला इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट कर देता है। तभी मिस्टर सॉन्ग बताते हैं, जिन पुतलों ने इंस्ट्रूमेंट पकड़े हैं वो हम पर हमला नहीं करेंगे, तो सारे लोग उन पुतलों को ढूंढो जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट हो। मिस्टर किम भी एक पुतले के नीचे बैठ के मिस्टर पार्क को याद करके रोने लग जाते हैं। और तभी अपना हीरो और जूही एक पुतले के नीचे जाकर खड़े रहते हैं और अपना हीरो बोलता है कि जल्दी अपना इंस्ट्रूमेंट बजाओ, लेकिन वो पुतला चुपचाप वैसे ही खड़े रहता है। तभी अपना हीरो सोचता है कि ये स्टैचू कुछ कर क्यों नहीं रहा? क्या ऐसा इसलिए है कि मैं और जूही दोनों एक ही मूर्ति के नीचे खड़े हैं? जूही डर के मारे रोने लगती है। तभी जिनवू दूसरी तरफ भागता है और कहता है, जूही तुम वहीं खड़ी रहना, वहां पर तुम सेफ हो। अपने हीरो को भागते हुए देख बड़ी वाली मूर्ति एक भयानक नजर से अपने हीरो की ओर देखती है। हीरो और तेजी से भागता है और सोचता है बस थोड़ा सा आगे, बस थोड़ा सा और आगे, कि अचानक वो बड़ी वाली मूर्ति उसे कुचलने की कोशिश करती है। अपना हीरो जैसे तैसे उस मूर्ति से बचता है। तभी मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हैं, क्या कर रहे हो जिनवू, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अपने हीरो को रियलाइज होता है कि वो जिसे इंस्ट्रूमेंट समझ रहा है वो तो एक शील्ड थी। तभी वो शील्ड वाला पुतला जोर से जिनवू पर शील्ड मारता है। तभी जूही जोर से जिनवू का नाम चिल्लाती है। तभी अपना हीरो धीरे धीरे रेंगते रेंगते उस इंस्ट्रूमेंट वाले पुतले के पास जाता है और सोचता है कि अगर सच में कोई भगवान है तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। जिंदगी को एक धागे से पकड़कर मैं मौत के साथ रस्सा कस्सी का खेल खेल रहा हूँ, क्या वो धागा आज टूट जाएगा? कि तभी हम देखते हैं उसके सामने वाली मूर्ति गाने लगती है, क्योंकि अपना हीरो उस मूर्ति के रेंज में आ चुका होता है। हीरो थोड़ा सा ऊपर देखता है और उस मूर्ति को गाते हुए देख धीरे से हंसता है। उस मूर्ति के गाने की गूंज हमें चारों तरफ सुनाई देती है और साथ साथ हम देखते हैं कि जिन्हू का भी काफ़ी खून बह चुका है। जूही अपने हीरो के पास दौड़कर आती है और बोलती है, जिन्हू क्या तुम ठीक हो? तो जिन्हू बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत। तभी जूही शौक होकर बोलती है, अरे बाप रे, तुम्हारे पैर को क्या हो गया? और इसी के साथ चैप्टर 7 की होती है समाप्ति।
राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जिन्हू का एक पैर कट चुका होता है और जूही उसे हील करती है। जिन्हू कहता है बस इतना बहुत है जूही, तुम अब रुक सकती हो। तो जूही कहती है नहीं, बस थोड़ी देर और रुको, मैं तुम्हें हील कर ही दूंगी। जूही ने अपनी माना इतनी सारी यूज़ कर ली थी कि उसके नाक से खून बहने लगता है, पर वो रुकती नहीं है। अपना हीरो धीरे से उसके सामने देखता है और कहता है जूही बस करो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मिस्टर सॉन्ग मिस्टर किम से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है वो ठीक हो जाएगा। मिस्टर किम कहते हैं देखते हैं आगे क्या होता है। हमने ये डंजन 17 मेंबर्स के साथ शुरू किया था, लेकिन अभी हम 6 लोग ही बचे हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं हाँ, और उन 6 लोगों में से 2 लोग को तो भारी चोट लगी है। तभी मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं मुझे माफ़ करना कि तुम्हें अपना हाथ गंवाना पड़ा, लेकिन हम इस मुसीबत में तुम्हारी वजह से ही है, क्योंकि तुमने पार्टी लीडर होने के नाते बड़ा ही लापरवाह डिसीजन लिया था। क्या तुम इस सब की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो किम। कि तभी वह बड़ा सा पुतला अपना हाथ आगे करता है और अचानक पूरा डंजन हिलने लगता है और जमीन के अंदर से कुछ निकलने लगता है। सारे हंटर्स बस देखते ही रह जाते हैं। मिस्टर किम कहते हैं क्या क्या है ये? तो अपना हीरो कहता है कि ये एक अल्टार है। एक अल्टार? तो अपना हीरो कहता है हाँ, जैसे कहानियों में होते हैं। अल्टार का उपयोग भगवान को बलि चढ़ाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए सुअर और भेड़ जैसे पशुधन की अक्सर बलि दी जाती है। साथ ही छोटे बच्चों और युवतियों की भी बलि दी जाती है। तीसरी और आखिरी आज्ञा है तुम्हें अपना भरोसा साबित करना होगा। तभी मिस्टर किम कहते हैं कि शायद यहाँ मैं सबसे दिमाग वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे समझ आ गया है कि तुम क्या कहना चाहते हो। जिन्वू, तुम्हारा मतलब यही है ना कि हमें एक बलि चढ़ानी होगी? ऐसा बोलकर मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग की गर्दन पर तलवार रख देते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से ही हम इस मुसीबत में फंसे हैं। मुझे याद है कि पार्क इस रेड पर आने से पहले कितना खुश था, लेकिन अब वो 2 हिस्सों में बंट गया है। 10 और लोग भी तुम्हारी वजह से मर गए हैं। तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि तुम सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले लोगे। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ये साबित करके दिखाओ। मिस्टर किम, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखो और इससे दूर रहो। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि किम सही कह रहा है, मुझे ये जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तुम अपनी तलवार हटा लो किम, मैं अल्टार तक चलकर जाना चाहता हूँ। अपना हीरो सोचता है कि इसमें मिस्टर सॉन्ग की कोई गलती नहीं है। हम सब ने डंजन में आने का फैसला वोट लेने के बाद ही किया था। लेकिन मिस्टर सॉन्ग धीरे धीरे उस अल्टार की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो अल्टार के पास पहुंचते हैं और तभी पीछे एक छोटी सी आग जल उठती है। मिस्टर सॉन्ग अपने हीरो से पूछते हैं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना संग? संग थोड़ी देर सोचता है और आसपास के हंटर से कहता है कि मुझे उस अल्टार के पास ले चलो। तभी 2 हंटर मिलके जिन्हू को उस अल्टार के पास ले जाते हैं। तो अचानक उन तीनों के अल्टार के पास आते ही 3 और छोटी छोटी आग जलने लगती है। अल्टार के पास आने के बाद अपना हीरो मिस्टर सॉन्ग से पूछता है क्या दूसरे हंटर्स हमारे बचाव के लिए आएंगे? मिस्टर सॉन्ग उसको कहते हैं कि आज इस गेट को खुले हुए 1 सप्ताह हो गया है। बचाव दल के आने से पहले ही शायद ये पुतले गेट के बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई गेट 7 दिन तक खुला रहता है तो गेट के अंदर के मैजिक बिस्ट हमारी दुनिया के अंदर आ सकते हैं। इसीलिए रेड का असली मकसद यही होता है कि डंजन के बॉस को हराकर जल्दी से जल्दी गेट बंद कर दिया जाए। तो अगर आज हम फेल होते हैं तो इस चीज़ के बाहर आने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाएगी। तभी हीरो बाकी के 2 हंटर को भी अल्टार के पास आने के लिए बुलाता है और कहता है आप दोनों को भी यहाँ आना पड़ेगा। जूही और मिस्टर किम थोड़ा सा सोचकर उस अल्टार के पास आ जाते हैं। उन दोनों के अंदर आते ही सारी 6 की 6 आग जल जाती है और इन आग के पीछे कुछ नीले कलर की आग भी जलना शुरू होती है। और तभी दरवाजे अचानक से खुल जाते हैं। वेट गाइस, आप लोगों के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। मैं हमारे चैनल पर एक शानदार मूवी लाने वाला हूं जो एनीमे की दुनिया में टॉप 3 में आती है। उसे सिर्फ मैच्योर लोग ही देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। सो आप लोगों को ये मूवी देखनी है तो इस वीडियो को खत्म करके देखना। और भाइयों, हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो ताकि लाइफ में एक बार तो देखनी ही चाहिए ऐसी सीरीज और मूवीज आप कभी भी मिस ना करो। चलो, मुझे पता है कि आप लोग मैच्योर होंगे और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। ओके, अरे अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब? लगता है आप मैच्योर नहीं है। हाँ, जोक्स अपार्ट गाइस, जिसने भी सब्सक्राइब कर दिया है उसको दिल से धन्यवाद। चलिए स्टोरी को मिस्टर सॉन्ग कहते हैं अरे ये दरवाजे तो खुल गए। तभी वह सोचते हैं कि चल क्या रहा है, हम अब बाहर जा सकते हैं क्या? और तभी वो सारे पुतले धीरे 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 उन लोगों के पास आने लगते हैं। इस भयानक सीन के साथ हमारा चैप्टर 8 यही खत्म हो जाता है। राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9।
चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि वो पुतले धीरे धीरे हंटर्स के पास आने लगते हैं। वह पुतले धीरे धीरे इन हंटर्स को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। जूही को कांपता हुआ देख अपना हीरो कहता है, जूही अपनी आंखें बंद मत करना। तभी मिस्टर किम कहते हैं, उन खेलों के बारे में सोचो जिन्हें हम बच्चे थे तब खेला करते थे। नियम समान है, अगर आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो ये और पास आते जाएंगे, तो उन लोगों की तरफ देखते रहो। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी हंटर अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो एक पुतला उसकी तरफ चलने लगता है। यह देखकर वो लेडी हंटर चिल्लाती है और दरवाजे की तरफ भागने लगती है। उसको बाहर निकलते देख एक आग बुझ जाती है। वो भागते भागते उस दरवाजे के बाहर निकल जाती है। यह देखकर मिस्टर किम और मिस्टर सोंग हैरान हो जाते हैं। वो अपने हीरो से पूछते हैं कि संग, ये कैसे पॉसिबल है? वो जिंदा बाहर कैसे निकल गई? दरवाजा थोड़ा सा बंद हो गया, लेकिन वह बाहर निकल कैसे गई? अपना हीरो भी सोचता है कि ये कैसे मुमकिन है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी ब्लू फ्लेम्स है वह टाइम बताती है, और जितने भी रेड फ्लेम्स है वो यहाँ खड़े लोगों की संख्या बताती है। क्योंकि जैसे ही वह लड़की बाहर गई, एक रेड फ्लेम बुझ गई। पहली आज्ञा थी भगवान की आराधना करना, और दूसरी थी स्तुति करना, और तीसरी थी हमें अपना भरोसा साबित करना होगा। तो क्या खुले दरवाजे एक जाल है? क्या वह हमें गलत उम्मीद दे रहे हैं? जैसे ही सारी रेड फ्लेम जली थी कि दरवाजे खुल गए थे, लेकिन एक रेड फ्लेम बुझी तो ये दरवाजे थोड़े से बंद हुए। मतलब कि जैसे जैसे रेड फ्लेम बुझती जाएगी ये दरवाजे धीरे धीरे बंद होते जाएंगे। मतलब एक तरफ डर और खतरा है, और दूसरी तरफ खुले दरवाजे यानी कि मीठी सी जाल है। तीसरी आज्ञा चाहती है कि हम ऐसी परिस्थिति में भी अपना विश्वास साबित करें। लेकिन तभी एक दूसरा हंटर भी कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब और झेल पाऊंगा। वो अपने हीरो का हाथ छोड़ देता है। अपना हीरो पैर में चोट होने की वजह से वहीं गिर जाता है। वो हंटर भी भागते हुए दरवाजे के पार निकल जाता है। यह देखकर मिस्टर किम और जूही शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी अपना हीरो चिल्लाता है कि हिलना मत, हम और अधिक लोगों को जाने नहीं दे सकते। अगर और लोग चले गए तो एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा और ये पुतले आकर हमको मार देंगे। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि संग, ये क्या हो रहा है? तुम्हें हमें समझाना ही होगा। अपना हीरो बोलता है कि जब तक ब्लू फ्लेम्स सारी बुझ नहीं जाती तब तक इन पुतलों की तरफ देखते रहो, और जहां हो वहीं खड़े रहो। ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर है, एक बार ये सारी फ्लेम्स बुझ जाने दो, फिर हम सब यहां से बाहर जिंदा निकल पाएंगे। तभी मिस्टर कीम बोलते हैं, देखो संग, तुम हमें जो कह रहे हो वो शायद सच हो सकता है, लेकिन क्या तुम श्योर हो? सच बताओ तो मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हम में से सबसे कमजोर बंदा इतना बढ़िया रोल निभाएगा। मैंने हमेशा तुम्हें कम ही माना है। तुम जब भी हमारी पार्टी में आते थे तो मैंने कभी भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं लगाई। इस डंजन में आने के बाद कई लोग मर गए हैं, लेकिन जितने भी जिंदा बचे हैं वो तुम्हारी वजह से ही बचे हैं, क्योंकि तुम उन पहेलियों को हल करने में कामयाब रहे। मैं भी तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूं, तो शुक्रिया। पर मेरा एक परिवार है और मैं यहां पर मरना नहीं चाहता, तो मुझे माफ करना, पर मैं ये सब और नहीं कर पाऊंगा। अपना हीरो पीछे मुड़कर चिल्लाता है कि नहीं मिस्टर किम, ऐसा मत कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि एक और रेड फ्लेम बुझ जाती है। अपना हीरो मिस्टर किम को भागते हुए देखकर सोचता है कि शुक्रिया? अरे काहे का शुक्रिया, तुम तो बस भाग के जा रहे हो, लेकिन यहां पर हम सबको अब मार डाला जाएगा। और इसी के साथ हमारे चैप्टर 9 की होती है समाप्ति। राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चले शुरू करते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि वो पुतले धीरे धीरे हमारे हंटर्स को मारने के लिए नजदीक आ रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब मुझे नियम समझ आ रहे हैं, तुम दोनों को भी अब जाना चाहिए। ये सुनकर अपना हीरो शॉक हो जाता है। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि अगर हम में से कोई पीछे रहेगा तो दरवाजे बंद नहीं होंगे, है ना? तुम दोनों के पास जीने के लिए मुझसे कुछ अधिक वर्ष है, तो तुम दोनों को ही यहाँ से जाना चाहिए। जूही, तुम जिन्नू का हाथ पकड़ यहाँ से लेकर जाओ। जूही कहती है ठीक है, लेकिन तभी जैसे ही वो चलने की कोशिश करती है कि वहीं की वहीं गिर जाती है। वो सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं चल क्यों नहीं पा रही, मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि लगता है तुमने अपनी सारी एनर्जी जिन्नू को हिल करते वक्त खत्म कर दी है। ये सिचुएशन को देख अपना हीरो तुरंत कहता है कि मिस्टर सॉन्ग, आप जूही को लेकर यहाँ से बाहर चले जाइए। लेकिन मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो अपना हीरो कहता है कि तो फिर जूही को बाहर कौन लेके जाएगा, क्योंकि मैं तो चल नहीं सकता। हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपको अभी जाना ही होगा। मिस्टर सॉन्ग इस सिचुएशन को समझ जाते हैं, पर जूही कहती है कि नहीं, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर रुकती हूँ, तुम दोनों चले जाओ। तभी अपना हीरो कहता है कि मैंने तुम्हें डिनर कराने का वादा किया था, याद है ना? तो ये ले जाओ और अपने लिए कुछ खरीद लेना।
अगर मैं यहाँ से जिंदा वापस निकल पाया तो बचे हुए पैसे मैं तुमसे लेने जरूर वापस आऊंगा। लेकिन जूही कहती है कि तुम ऐसे समय में भी मजाक कैसे कर सकते हो। और तभी मिस्टर सॉन्ग जूही के गर्दन पर पीछे से मारते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता नहीं कि हमें और समय बिगाड़ना चाहिए। अपना हीरो मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि मैं जूही को आपके हवाले करता हूँ और मिस्टर सॉन्ग जूही को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अपना हीरो सोचता है कि चलो अब मैं अकेला ही हूँ जिसे मरना होगा। चलो अब मुझे बहुत राहत हुई। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं एक बड़ा वाला हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता। लेकिन तभी अपना हीरो बाजू में पड़ी मिस्टर किम की तलवार को देखता है और तलवार को उठाकर बोलता है कि मैं तुम लोगों में से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। तभी वह पुतले अपने हीरो के एकदम नजदीक आ जाते हैं। अपना हीरो एक लंबी सी सांस लेता है और उन पुतलों के सामने अपनी तलवार रखता है। लेकिन तभी एक पुतला अपनी तलवार उठा के जिन्वू पे वार करता है और वो तलवार जिन्वू के हार्ट को चीरकर नीचे जमीन से टकराती है और वो पुतला जोर से तलवार खींचता है और जिन्वू के शोल्डर को चीर के तलवार बाहर निकलती है। अपना हीरो दर्द से तड़पने लगता है और अल्टार के चारों ओर बस खून ही खून लग जाता है। जिन्वू अल्टार पर पड़ा हुआ सोचता है कि मैं मरना नहीं चाहता और मिस्टर किम को याद करके कहता है कि परिवार तो मेरा भी है, तुम लोगों ने बस यहां से निकलने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। मैं भी यहां पर मरना नहीं चाहता। मुझे इस बात से बिल्कुल भी राहत नहीं है कि चलो अब मैं अकेला ही हूं जो मरेगा। मैं कितना पाखंडी हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐसा अंत हो। बस एक और मौका, मैं बस सिर्फ एक और मौका चाहता हूं। कि तभी हम देखते हैं कि वह आखिरी वाली ब्लू लैंप भी बुझ जाती है और टाइमर खत्म होते ही चारों तरफ रोशनी हो जाती है। वो पुतला जो जिन्वू को मारने वाला था उसकी तलवार अचानक से ही बीच में रुक जाती है और अपने हीरो के दिमाग में एक नोटिस आती है, आपने एक सीक्रेट क्वेस्ट कमजोर का साहस को पूरा किया है। हीरो उस नोटिस को देखकर कहता है, ये क्या है, एक सीक्रेट क्वेस्ट, बट ये आवाज आ कहां से रही है। तभी एक और मैसेज आता है, अब आप प्लेयर बनने के योग्य है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं। अपना हीरो सोचता है, मैं तो अभी मरने वाला हूं तो शायद मुझे कुछ वहम हो रहा है। तभी एक और मैसेज आता है कि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर आप अस्वीकार करते हैं तो आपका दिल 0.02 सेकंड में धड़कना बंद हो जाएगा। तो क्या आप स्वीकार करते हैं। तो अपना हीरो सोचता है कि क्या मैं अगर इसे स्वीकार कर लूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं आज नहीं मरूंगा। अपना हीरो उस नोटिस को देखकर कहता है, ठीक है, मुझे बना दो एक प्लेयर। तभी सिस्टम से मैसेज आता है कि बधाई हो, अब आप एक प्लेयर बन चुके हैं। कि तभी अपने हीरो के आसपास एक बड़ी सी रोशनी होती है और रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है और पूरा कमरा चमकने लगता है। और तभी हमारे चैप्टर 10 की होती है समाप्ति। राम राम भाइयों और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 11। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हीरो के सिस्टम में एक मैसेज आता है कि बधाई हो, आप अब प्लेयर बन चुके हैं। और एक बड़ी सी रोशनी निकलती है और तभी हम देखते हैं कि हीरो अचानक जागता है और वो एक हॉस्पिटल में होता है। वो अपने दिल पर हाथ रखकर हाँफने लगता है। क्या ये एक सपना था। क्या ये सब एक सपना था। क्या मैं अभी एक हॉस्पिटल में हूँ। कि तभी वहां पर दो एजेंट आते हैं। उनमें से एक एजेंट अपने हीरो से पूछता है कि क्या तुम्हें होश आ गया है। अपना हीरो डर के पूछता है कि आप कौन है। वो कहते हैं कि माफ करना, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, हम हंटर एसोसिएशन के निगरानी विभाग से हैं। तभी अपना हीरो सोचता है कि निगरानी टीम मुझसे क्यों बात करना चाहती है। तभी वो बताते हैं कि तुम पिछले 3 दिनों से सोए हुए हो। अपना हीरो पूछता है, तो मिस्टर सॉन्ग और जूही का क्या हुआ, क्या वो दोनों सेफ है। मिस्टर वू कहते हैं, हाँ वो दोनों सेफ है, पर मिस्टर सॉन्ग चियल ने अपना एक हाथ खो दिया है और वो शायद रिटायर ले सकते हैं। और मिस ली जूही, ऐसा लगता है कि उसे भारी आघात पहुंचा है और वो अभी थेरेपी ले रही है, वो भी शायद हंटर का काम छोड़ देगी। और तभी वो एजेंट मिस्टर किम और दूसरे हंटर के बारे में बताने लगते हैं, पर अपना हीरो कहता है कि नहीं, मुझे अब और नहीं सुनना। तभी एजेंट मिस्टर वू बोलते हैं कि सिर्फ 6 लोग ही उस डबल डंजन में सर्वाइव कर पाए हैं। हंटर्स को पता होता है कि उनकी जॉब काफी खतरे से भरी है, लेकिन ऐसा भयानक डिजास्टर काफी कम ही देखने को मिलता है। जीवित बचे लोगों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद हमने व्हाइट टाइगर गिल्ड और हमारे कुछ एजेंट को वहां भेजा था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तुम अकेले ही थे जिसको हमने उस काल कोठरी के अंदर बेहोश पड़ा हुआ पाया, और वो भगवान का पुतला और बाकी सारे पुतले भी कहीं नहीं मिले। तो हीरो बोलता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। मिस्टर वू कहते हैं, हमारे लिए भी ये मानना मुश्किल है, लेकिन हमें भी लगता है कि तुम्हें और कई नई शक्तियां मिली होगी।
हंटर्स के पावर उन्हें जब पहली बार शक्तियां मिलती है तब निर्धारित होते हैं। उसे हम फर्स्ट अवेकन कहते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा हंटर को ही दोबारा शक्तियां मिल सकती है। उसे हम री अवेकन या सेकंड अवेकनिंग कहते हैं। कुछ बार तो सी रैंक के हंटर ए रैंक के बन जाते हैं और कुछ बार तो बी रैंक के हंटर एस रैंक के भी बन सकते हैं। ये लो, ये एक माना मीटर है। इस पर तुम अपना हाथ रखो ताकि हमें पता चले कि तुम्हारा रैंक अब क्या होगा। मिस्टर वू सोचते हैं कि अगर सर्वाइवर्स जो कह रहे हैं वो सच है और वहां सच में ऐसे मैजिक बिस्ट है जो एक ही झटके में किसी को भी मार सकते हैं, तो उन लोगों को मारने के लिए हमें ना केवल ए रैंक हंटर की भर्ती करनी होगी, परंतु हमें एस रैंक हंटर्स भी चाहिए। यह मेरे लिए मानना मुश्किल है कि इतने हाई लेवल मैजिक बिस्ट ऐसे ही अचानक गायब हो गए। संग जिनवू उस डंजन का आखिरी सर्वाइवर था, इसलिए मुझे लगता है कि वो शायद री अवेकन हुआ हो। लेकिन हम देखते हैं कि माना मीटर पे सिर्फ 10 पॉइंट दिखाई देते हैं। फिर दूसरा हंटर सोचता है कि सबसे बुरे से बुरा हंटर भी एटलीस्ट 70 तो स्कोर करता ही है, लेकिन इसका स्कोर तो सिर्फ 10 आया है। मुझे लगता है कि एक कचरा हमेशा कचरा ही रहेगा। अपना हीरो एक्साइट होकर पूछता है कि क्या रिजल्ट रहा, क्या रिजल्ट रहा। तभी वह एजेंट वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि माफ करना, हमने तुम्हारा ऐसे ही टाइम वेस्ट किया। अपना हीरो सोचता है कि खामखा मैं ज्यादा ही एक्साइट हो गया था। लेकिन क्या ये जो मेरे सर पर है ये इन लोग को अजीब नहीं लगा? क्या इसका मतलब ये है कि इस मैसेज को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? मेरा पैर कट गया था पर वो अब नॉर्मल है। मरने से ठीक पहले मेरी छाती में तलवार घुसेड़ दी गई थी, लेकिन अब भी वहां पर कोई घाव भी नहीं है। क्या वह सब एक सपना था? मुझे शायद उन लोगों को बता देना चाहिए था कि मैं ये सब चीज देख सकता हूँ। तभी जिन्वू की छोटी बहन वहां आती है और कहती है, जिन्वू तुम अभी अभी उठे हो और ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे सर पर भी चोट लगी है? मैंने बोला था अपना ध्यान रखना। तुम्हें पता है कि मुझे कितनी चिंता हो रही थी। हर बार तुम ही क्यों होते हो जिसे चोट लगती है, बाकी सब तो ठीक होते हैं। अपना हीरो हंस के सोचता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपनी छोटी बहन को पीछे छोड़कर मरने ही वाला था। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है कि अगर तुम एक और बार जख्मी हुए तो मैं अपनी स्कूल छोड़ दूंगी और एक जॉब करने लग जाऊंगी और तुम्हें घर पर बिठा के रखूंगी। तभी अपना हीरो उससे पूछता है कि जीना, क्या तुम ये देख सकती हो? लेकिन जीना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या दिखाना चाहता है। अपना हीरो उससे पूछता है कि जब आपके पास कोई गेम में एक अनरीड मैसेज हो तो उसे देखने के लिए क्या करना होगा? यह सुनकर जीना बोलती है कि मुझे पक्का लग रहा है कि तुम्हारे सर पे चोट लगी है। तभी अपना हीरो मैसेज पर क्लिक करके उसे खोलता है। वहां पर 2 और मैसेज थे। एक, बधाई हो अब आप प्लेयर बन गए हैं, और दूसरा कि तुम्हें एक योद्धा बनने के लिए रोज ट्रेनिंग करनी होगी। फिर जीना वहां से चली जाती है और अपना हीरो नोटिस में पढ़ता है कि यह सिस्टम प्लेयर को डेवलप करने में मदद करेगी। अगर आप सिस्टम के ऑर्डर्स को नहीं मानोगे तो उसके लिए एक अलग से पेनल्टी है, और एक नोटिस में लिखा था कि आपको एक रिवॉर्ड मिला है। अपना हीरो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है? मरने से पहले भी मुझे ऐसी एक नोटिस दिखाई दी थी। तभी अपना हीरो डेली क्वेस्ट को ओपन करता है। उसमें लिखा होता है कि आपको दिन में 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन करना है। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आपको एक पेनल्टी दी जाएगी। अपना हीरो हंस के सोचता है कि ये कोई मजाक ही होगा। मैं कई दिनों से हॉस्पिटल में हूँ और मेरे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं ये सब कर सकूं। एक काम करता हूँ, अभी मैं सो जाता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अपने हीरो के सो जाने के बाद वह डेली क्वेस्ट का टाइम लिमिट खत्म हो जाता है और हीरो के दिमाग में एक नोटिस आती है कि आप अपना डेली क्वेस्ट पूरा करने में नाकाम रहे हैं तो आपको पेनल्टी जोन में ट्रांसफर किया जाता है। अचानक सब हिलने लगता है और अपना हीरो अपने आप को किसी रेगिस्तान में पाता है और वो सोचता है कि ये सब क्या एक सपना ही है। तभी पीछे से एक बड़ा सा रेगिस्तानी कीड़ा आता है। अपने हीरो को एक और क्वेस्ट दिया जाता है। उसमें लिखा होता है कि आपको 4 घंटे तक यहीं सर्वाइव करना है। तभी अपना हीरो घबरा के सोचता है कि प्लीज मुझे कोई बता दो कि ये सिर्फ एक मजाक है। और तभी अपने चैप्टर 11 की होती है समाप्ति। राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 12। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अपना हीरो रेगिस्तान में भाग रहा है और उसके पीछे रेगिस्तान का बड़ा सा कीड़ा पड़ा है। अपना हीरो इन बड़े से मॉन्स्टर के बीच में मुश्किल से 4 घंटे सर्वाइव करता है। जैसे ही पेनल्टी खत्म होती है अपने हीरो को वापस हॉस्पिटल में पटक दिया जाता है। तभी सिस्टम में से एक मैसेज आता है कि आपने अपनी पेनल्टी कंप्लीट कर ली है। अपना हीरो हांफते हांफते वही गिर जाता है। हॉस्पिटल की नर्स उसे देखकर मदद बुलाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं
कहानी में हमें बताते हैं कि दो नर्स एक दूसरे से बात कर रही होती है। एक नर्स कहती है कि तुम संग जिनवू नाम के पेशेंट को जानती हो? मैंने सुना है कि वो एक हंटर है। उसको होश आने के दूसरे दिन बाद ही उसने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। वहां देखो, वह अभी भी भाग रहा है। स्टोरी के आगे हमें बताते हैं कि अपना हीरो सोचता है कि मुझे होश आए हुए 4 दिन हो गए हैं। मैं कुछ चीजें तो जान गया हूँ, जैसे कि यह जो मेरे आगे मुझे एक स्क्रीन दिखाई दे रही है वो मेरा भ्रम नहीं है, पर इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और कोई इसे देख नहीं सकता। और अपना हीरो क्वेस्ट से मिले हुए रिवॉर्ड से स्टेटस रिकवरी सिलेक्ट करता है। इस रिवॉर्ड से हीरो की सारी स्टेमिना वापस आ जाती है और वो एकदम हील हो जाता है। जिन्नू सोचता है कि इस रिवॉर्ड से मुझे जो भी थकान एक्सरसाइज के दौरान होती है वह एक ही झटके में गायब हो जाती है और मुझे कुछ ना कुछ एबिलिटी पॉइंट मिलते रहते हैं जिसे मैं और ताकतवर होने में यूज करता हूँ। तो धीरे धीरे मेरा लेवल बढ़ते ही जाएगा। मेरे पास एक इन्वेंटरी बॉक्स भी है जहां पर मैं कुछ भी आइटम रख सकता हूँ या जब मन चाहे वहां से निकाल सकता हूँ। मैं अपना स्टेटस, स्किल और रखी हुई आइटम कभी भी देख सकता हूँ। ये एक कंप्यूटर गेम जैसा है। मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ कैसे हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब और ताकतवर बन सकता हूँ। तभी हम हीरो का स्टैट्स देखते हैं। उसकी स्ट्रेंथ है 19 और बाकी सब 10-10 है। अपना हीरो हॉस्पिटल के काउंटर पर जाकर पूछता है कि क्या मैं आज बाहर जा सकता हूँ, मुझे कुछ अपना काम करना है। अपना हीरो एक चाबी लेकर कहीं जाता हुआ दिखाई दिया जाता है। उस चाबी में लिखा था कि ये चाबी आपको एक स्टेशन पर यूज करनी है। इस चाबी की मदद से आप एक इंस्टेंस डंजन में एंटर कर सकते हैं। अपना हीरो सोचता है कि मेरी शायद सेकंड अवेकनिंग हुई है, तो अगर मैं सही हूँ तो मुझे और ताकतवर बनने का प्रयास करना चाहिए। मानव जाति के सबसे कमजोर हंटर का सेकंड अवेकनिंग देखकर हो सकता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाए। मैं हर बार भाग जाने में माहिर हूँ, तो यदि चीजें और खतरनाक हो जाएगी तो मैं इस बार भी भाग जाऊंगा। यह सोचकर अपना हीरो वह चाबी उस डंजन में लगा देता है। अचानक स्टेशन में एक गेट खुल जाता है और तभी बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। हीरो उस गेट के अंदर जाता है कि तभी उसे एक नोटिस आती है कि आप इंस्टेंस डंजन में एंटर कर चुके हैं। लेकिन अपना हीरो देखता है कि उसके अलावा बाकी सारे लोग अंदर बाहर जा आ सकते थे, तो ये एक मामूली सा डंजन नहीं था। तभी एक दूसरी नोटिस आती है। उसमें लिखा होता है कि अगर आपको इस डंजन से बाहर निकलना है तो इसके बॉस को हराना होगा या फिर एक टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करना होगा। अपना हीरो सोचता है कि मैं अकेला इस डंजन को कैसे क्लियर कर सकता हूँ, मेरे पास तो इतनी ताकत भी नहीं है। और तभी पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज आती है और इसी के साथ हमारे चैप्टर 12 की होती है समाप्ति। राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 13। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अपना हीरो सोचता है कि ये वाला डंजन मैं एक पार्टी के बिना अकेला कैसे क्लियर कर पाऊंगा। अंदर जाते ही उसे अजीब सी स्मेल आती है और अचानक ही अपने हीरो पर एक बड़ा सा बीच टाइप मॉन्स्टर हमला करता है। अपना हीरो उससे जैसे तैसे बचता है और सोचता है कि क्या एक भेड़िया है, मैं मुश्किल से ही थोड़े बहुत गोब्लिन्स को मार सकता हूँ, तो क्या ये फाइट आज मैं जीत पाऊंगा। वो भेड़िया अपने हीरो को देखकर घुर्राता है और अपना हीरो सोचता है कि मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे, क्या मैं डरा हुआ हूँ। मेरे साथ कोई हीलर भी नहीं है, इस बार मैं घायल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वह भेड़िया उसे काटने की कोशिश करता है और अपना हीरो एक फ्लिप मारकर उससे बच जाता है। अपना हीरो अचानक से उछलता है और सोचता है कि मेरा शरीर आज बहुत ही हल्का लग रहा है, मुझे जीवन में दूसरा मौका दिया गया है, अब मैं डर के आगे झुक नहीं सकता। अपना हीरो एक जोरदार पंच तैयार करता है और उस भेड़िए के मुंह पर दे मारता है। एक ही पंच में वो भेड़िया दूर जाकर टकराता है। अपना हीरो सोचता है कि अरे ये क्या हुआ, क्या ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ के आंकड़े बढ़ा दिए हैं। तभी वह भेड़िया खड़ा होकर वापस आता है और अपना हीरो वापस से एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उस भेड़िए पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अपना हीरो सोचता है कि मेरे पास ना तो पार्टी है, ना कोई हीलर है और ना ही कोई हथियार है। अगर मेरे पास बस एक हथियार होता तो मैं शायद जीत सकता था। तभी उसे याद आता है कि हाँ, एक हथियार तो है, और अपना हीरो इन्वेंटरी को खोलता है और अंदर से तलवार को निकालता है और एक ही झटके में कुछ भेड़ियों को मार गिराता है। वो तलवार अपने मिस्टर किम की ही थी जो वो उस डबल डजन में भूल गए थे। तभी एक नोटिस आती है कि आपने एक स्टील के दांत वाले भेड़िए को मार दिया है और अपने हीरो का लेवल अप होता है। उसे याद आता है कि ये तलवार तो मिस्टर किम ने 3 मिलियन वॉन में खरीदी थी। तभी अचानक सामने से 2 और भेड़िए आते हैं। अपना हीरो कहता है कि जब तक मेरे हाथ में हथियार है तब तक मैं डरूंगा नहीं, और वो वापस उस भेड़िए पर हमला करता है। पर वो भेड़िया उस तलवार को अपने दांतों से पकड़ लेता है, तो अपना हीरो उस भेड़िए को एक जोरदार किक मारता है और तलवार छुड़ाकर एक ही झटके में उसके 2 टुकड़े कर देता है।
और कहता है कि उन पत्थर की मूर्तियों के सामने तुम लोग तो बहुत ही कमज़ोर हो। अभी हम अपने हीरो का लेवल देखते हैं। उसका लेवल 2 हो चुका है और बाकी के भी एबिलिटी पॉइंट एक एक करके बढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर 13 की होती है समाप्ति। राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 14। चैप्टर की स्टार्टिंग में अपना हीरो हमें कहता है कि मेरा जब भी लेवल अप होता है तो मेरे सभी एबिलिटी पॉइंट में एक एक पॉइंट बढ़ जाता है, और जब मैं डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 3 पॉइंट मिलते हैं। इन जानवरों को मारने से मेरा लेवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आंकड़ों में इंटेलिजेंस और सेंस के भी आंकड़े हैं, बट मुझे लगता है कि मुझे अभी अपनी ताकत पर फोकस करना चाहिए। और अभी मेरी ताकत तो सिर्फ 20 है, तो मुझे अभी तो और भी इम्प्रूव होना होगा। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। मैंने तो अभी 1 या 2 भेड़िए को ही मारा है, लेकिन इन मैजिक बीस्ट में से मुझे एक भी चमकीला पत्थर क्यों नहीं मिल रहा? क्या ये डंजन कुछ अलग ही प्रकार का है क्या? मुझे लगता है कि ये डंजन और ये मैजिक बीस्ट इस सिस्टम के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, तो यहाँ पर चमकीले पत्थर की जगह मुझे ये सब आइटम मिल रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि हीरो के हाथ में उस भेड़िए का एक दांत होता है, जिसमें लिखा होता है कि आप इसको आपकी इन्वेंटरी में रख सकते हो या फिर शॉप में जाकर बेच सकते हो। हीरो सिस्टम में से शॉप सिलेक्ट करता है और तभी वहाँ नोटिस आती है, आप अपने करंट लेवल पर कुछ भी खरीद नहीं सकते। तो अपना हीरो उस भेड़िए के दांत को 20 गोल्ड में बेच देता है और सोचता है कि मुझे लगता है कि ये डंजन शायद ई रैंक का होगा, तभी यहाँ पर मुझे इतने मामूली सी चीज़ें मिल रही है। जब तक मैं यहाँ के बॉस को नहीं हरा देता तब तक मैं बाहर जा नहीं सकता। मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं। पहले के मुकाबले में मैं काफ़ी ताकतवर हो गया हूँ, तो शायद मैं इस डंजन को क्लियर कर पाऊंगा। तभी अपने हीरो के सामने भेड़ियों की एक बहुत बड़ी फौज आती है। अपना हीरो उनको देखकर कहता है कि अब मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ। ऐसा बोलकर वह भेड़ियों के सामने अपनी तलवार लेकर कूदता है और एक एक करके उन भेड़ियों को काटने लग जाता है। अचानक से एक भेड़िया उसे पीछे से पकड़ लेता है। अपना हीरो तलवार घुमाकर उसे दूर कर देता है और कहता है, मुझे मारना इतना आसान नहीं होगा, तो थोड़ी बेहतर लड़ाई दे, वरना मुझे बुरा लगेगा। अपना हीरो अपनी पूरी ताकत से लड़ता है और एक एक करके सारे भेड़िए को मारते जाता है और सोचता है कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं अपना बेस्ट देता रहूँगा। धीरे धीरे हम देखते हैं कि हीरो का लेवल अप हो रहा है और वह भेड़िए को काटते जा रहा है। अपना हीरो सोचता है कि मुझे एक बात तो पता चल गई है कि मैं अगर यहाँ पर मर जाऊँगा तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट जाएगी। मुझे अपने परिवार वालों की रक्षा करनी है। मैं ऐसे ही डरपोक बनकर नहीं जी सकता। अगर ये सिस्टम मुझे ताकतवर बना सकती है तो मैं खुशी खुशी इसके सारे नियम मानने को तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून होता है। अपना हीरो हाँफ रहा है। अपना हीरो देखता है कि काफ़ी सारे भेड़िए उसे मारने के लिए आ रहे हैं। वो एक लंबी सांस लेता है और इन भेड़ियों के सामने एक कातिल नज़र से देखता है। तभी हम देखते हैं सिस्टम में से एक नोटिस आती है, आपने टाइटल हासिल किया है, भेड़ियों का हत्यारा। और यहीं चैप्टर 14 की होती है समाप्ति। राम राम भाइयों और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 15। चैप्टर की स्टार्टिंग में बताते हैं कि अपना हीरो कहता है, इस तलवार की एज बहुत ही डैमेज हो गई है। मुझे लगता है कि यह थोड़ी ही देर में टूट जाएगी। अगर आप महंगी से महंगी चीज़ भी खरीदते हैं तो वो किसी ना किसी दिन टूट ही जाती है। मैंने भी एक बार एक खंजर खरीदने के लिए बहुत रकम खर्च कर दी थी। थोड़े दिन मुझे आसानी हुई थी, पर वो खंजर बॉस के सामने लड़ते वक्त टूट गया था और उस रेड में मुझे रिवॉर्ड्स भी काफ़ी कम मिले थे, तो मुझे उल्टा नुकसान हुआ था। तभी से मैं कभी भी कोई हथियार नहीं खरीदता हूँ। तभी अपना हीरो उस तलवार को देखकर बोलता है कि शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे आज काफ़ी आसानी हो गई है। तभी हम देखते हैं कि अपने हीरो ने काफ़ी सारे भेड़िए को मार गिराया है और उसे एक टाइटल भी मिल गया है, भेड़ियों का हत्यारा। इस टाइटल की मदद से जब भी अपना हीरो किसी बीस्ट टाइप मॉन्स्टर के साथ लड़ेगा तो उसकी सारी एबिलिटी 40% बढ़ जाएगी। अपना हीरो कुछ सामान इन्वेंटरी में रख देता है और हम देखते हैं कि अपने हीरो के पास एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी है। वह सोचता है कि क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा दोबारा चांस मिलेगा अपना लेवल अप करने का। अगर ये डंजन इसी सिस्टम ने बनाया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम मुझे अब कंट्रोल कर रहा है। मुझे लगता है कि उनके गेम में मैं बस एक प्यादा हूँ। तो मुझे आगे जाना चाहिए या वापस चले जाना चाहिए? तभी अपना हीरो थोड़ा सोचकर टेलीपोर्टेशन स्टोन इन्वेंटरी में रख देता है और आगे जाने की सोचता है। वह धीरे धीरे उन भेड़िए को मारते जाता है और अपना लेवल बढ़ाते जाता है। हम देखते हैं कि अपने हीरो का लेवल धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। वह थोड़े हाई रैंक के भेड़िए को भी मारने लगता है। अपना हीरो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी स्ट्रांग होता गया हूँ और ये डंजन दूसरे सामान्य डंजन जैसा नहीं है। यहाँ पर मॉन्स्टर्स रिस्पॉन होते रहते हैं
मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोई जिंदा चीज नहीं है, ये बस एक गेम की बनाई हुई एक पैटर्न है। अगर मैं इस पैटर्न को समझ गया तो शायद मैं ये भी समझ सकता हूँ कि वो कब और कहाँ से हमला करेंगे। बंदर हमेशा ऊपर से हमला करते हैं और तभी कैट्स लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से एक ही साथ आती है। अपना हीरो एक पैटर्न समझ जाता है और धीरे धीरे सबको मारने लगता है। एक भेड़िया कूद के उसकी तरफ आता है तो अपना हीरो एक ही झटके में उसके 2 टुकड़े कर देता है। मैजिक बिश के सर पर जो टाइटल होते हैं उसके कलर के हिसाब से हमें पता चल सकता है कि वो स्ट्रांग है या नहीं। अगर लेबल वाइट कलर का है तो वो काफी कमजोर है, अगर वो ऑरेंज कलर का है तो वो थोड़े ताकतवर है, और अगर लेबल लाल कलर का है तो वो काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। इन भेड़ियों के कलर पहले ऑरेंज कलर के थे लेकिन अभी वह वाइट हो गए हैं। लेकिन अभी भी मेरे करंट लेवल के हिसाब से नीचे जो चीज घूम रही है मुझे नहीं लगता कि मैं उसे मार पाऊंगा। मेरे सेंस के आंकड़े से मुझे लग रहा है कि नीचे जो चीज घूम रही है वो एक मॉन्स्टर है। अगर मुझे और लेवल बढ़ाना है तो अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे नीचे जाना ही होगा। अगर मैं और ज्यादा यहाँ रुका तो ये तलवार टूट जाएगी। ऐसा सोचकर अपना हीरो नीचे की ओर जाने लगता है। तभी वह सोचता है कि ये डंजन तो बिल्कुल भी एक रेलवे स्टेशन जैसा नहीं लग रहा। तभी अचानक कोई चीज हीरो के पास आती है और अचानक तेजी से उस पर हमला करती है। अपना हीरो मुश्किल से उस तलवार की मदद से उससे बचता है और दूर दीवार पर जाकर टकराता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए हैं और अपना हीरो कहता है कि मैंने काफी लेवल अप कर लिया है लेकिन फिर भी मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इसका लेबल अभी भी ऑरेंज कलर का है। अपना हीरो उससे पूछता है कि क्या तुम ही यहाँ के इंचार्ज हो, और टूटी हुई तलवार घुमाता है। और तभी यहाँ पर होती है चैप्टर 15 की समाप्ति। गाइस, आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो इसके लिए इस वीडियो में मैंने 999 लाइक का टारगेट रखा है। वो कंप्लीट होते ही आपके लिए नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। और गाइस, वो मैंने शानदार मूवी के बारे में बताया था ना, वो देखो जिसे देखकर पत्थर दिल वाले को भी आंसू निकल आते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप मिस ना कर दो ऐसी मूवीज और सीरीज जिसे आपको लाइफ में एक बार तो देखनी ही चाहिए। चलिए मिलते हैं सीधा वो शानदार मूवी। बाय 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 बाय।